गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे स्वर्णिम भारत, और स्वर्णिम भारत में पढ़ रहे थे हम मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। अब इसके कुछ मैं पिक्चर्स है जो आपको शो कर रही हूँ, जो कि इसके हाँ तो बच्चों, मौर्य काल के मैं कुछ स्थापत्य कला के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जिस समय में कुछ स्थापत्य यानी कुछ भवन निर्माण किए गए, कुछ अभिलेख बनाए गए, तो मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, ये है अशोक का स्तंभ। इस स्तंभ जो अशोक का ये जो चिन्ह है, इसको तो आप भली भांति जानती होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी आज राज्य चिन्ह हैं उस पे ये चिन्ह मिलता है। चाहे आप भारत के जो हमारी मुद्रा है उस पर देख लीजिए, या हमारे संसद है उस पर देख लीजिए, सब पे आपको ये वाला चिन्ह मिलेगा। और ये अशोक का एक पिलर था, यानी स्तंभ अभिलेख था, उसके सबसे टॉप पर बना हुआ था। इसमें 4 शेर हैं, जो चारों शेर चारों दिशाओं में मुँह करे हुए हैं, और ये प्रगति का प्रतीक है। नेक्स्ट मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ, उसे देखें आप। यह है अशोक का चट्टानी अभिलेख। जो चट्टानों बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थी, उस पर अशोक ने आम जनता के लिए अपने नियम कायदे, जो मैंने आपको बताया था, धम की बातें इस पर लिखवाई थी। तो ये कैसे अभिलेख हो गए? ये वृहद अभिलेख हो गए, यानी बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर इनको क्या करा था? खुदवाया गया था। नेक्स्ट मैं आपको अभी एक और अभिलेख दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सांची का स्तूप। मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और वो किसका अनुयायी हो गया था? बौद्ध धर्म का। तो उस समय एमपी के अंदर जो अभिलेख था या ये जो स्तूप था, इसका क्या करवाया था? निर्माण किया था। और ये किसका प्रतीक है? ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। ये देखिए बच्चों, ये अशोक का स्तंभ अभिलेख है, इसको पिलर अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, अब आज हम आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मौर्य काल का जो अंतिम शासक था वृद्धरथ, उसकी रास्ते में जब ये युद्ध के लिए जा रहा था, तो इन्हीं के सेनापति थे, उन्होंने उनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और मगध पर कौन से शासन को स्थापित किया था? शुंग को स्थापित किया था। तो मैं आपको एक बार अंडरलाइन करके बता रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 185 में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य के राजा वृद्धरथ का प्रधान सेनापति था। उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 प्रकार के अश्वमेध यज्ञ करवाए। यहाँ तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक ये लाइन इंपॉर्टेंट करनी है। और सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ का इसका क्या था? पुरोहित था। ये दोनों लाइनें आपको किताब में, आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए इसी के बाद में। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए, उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। और उनके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उसको क्या कर दिया? उतार दिया। तो कौन थे वो? अमात्य। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि देवभूति को, यानी शुंग वंश का पतन, यानी शुंग वंश को ख़त्म करने वाला जो व्यक्ति था, वो कौन था? वासुदेव। और वो वासुदेव किसका मंत्री था? वो देवभूति का मंत्री था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है नेक्स्ट सातवाहन। सातवाहन ये हमारे दक्षिण भारत में जो वंश था, जो शासक हुए, वो कौन से वंश थे? सातवाहन। मैं एक बात आपको इसमें मैप में बताना चाहूँगी। ये देखिए बच्चों, ये है हमारा सातवाहन वंश। ये पूरा क्या है? सातवाहन वंश है। आपको पता हो तो मैंने 16 महाजनपद के बारे में आपको बताया था। 16 महाजनपद का दक्षिण में जो जनपद था, उसका नाम था अश्मक। क्या नाम था उसका? अश्मक। और अश्मक जो था वो महाराष्ट्र के आगे, लेकिन मैं इसको डिलीट करती फिर बताती हूँ। अश्मक जो था वो पूना से ऊपर वाले क्षेत्र तक, यहाँ तक अश्मक था। और ये पूरा क्षेत्र का क्या था? पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य के अंदर में था। ठीक है, और अश्मक से नीचे वाला जो राज्य था, जैसे कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे क्षेत्र पे किसका शासन था? तो यहाँ पर शासन था सातवाहन का। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, इसमें सातवाहन लिखा हुआ है। तो सातवाहन यहाँ पे शासन क्या कहते थे? ऐसे कहते हैं कि जो यहाँ के एक जो राजा था, उसकी 7 पत्नियाँ थीं, और उन 7 पत्नियों के जो गोत्र थे, उन गोत्रों के आधार पर इस वंश को नाम दिया गया था, या इस साम्राज्य को नाम दिया गया था।
हाँ तो बच्चों, सातवाहन वंश में आंध्र प्रदेश जिसको कहते हैं, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में शिमूक नामक, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, कि आंध्र प्रदेश यानी गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियाँ हैं, ये दोनों नदियाँ हैं, कि सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की क्या डाली, नींव डाली। इसको अंडरलाइन कर लो। तो ये पूछता है क्वेश्चन में कि सातवाहन वंश की नींव किसने डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत, एक में होल्ड करें, उसके उपरांत शातकर्णी प्रथम, अंडरलाइन कर लो इस बात को, कि शातकर्णी नामक राजा यहाँ का महान शासक था। शातकर्णी महान, इस वंश का सबसे महान शासक कौन था, सातकर्णी। तो सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता को स्थापित किया। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, जो कि आधुनिक पैठन के नाम से जाना जाता है, जो एक नगरी के नाम से है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा। यानी धीरे धीरे सातवाहनों की शक्ति क्या होने लगी, घटने लगी। जैसे अपन मौर्य काल पढ़ के आ रहे थे, अशोक के बाद में जितने भी शासक हुए वे कैसे थे, अयोग्य थे, अच्छे शासक नहीं थे। तो धीरे धीरे मौर्य काल का क्या हो गया, पतन हो गया। इसी प्रकार सातकर्णी के बाद में उसके जो शासक आए, वो शासक एक अच्छे शासक नहीं थे और धीरे धीरे इस वंश का भी क्या होने लगा, पतन होने लगा या ह्रास होने लगा। ठीक है। और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ। अब यहाँ पर इनके समाप्त होने के बाद में कौन सा वंश आ गया, शक वंश आ गया। ये अंडरलाइन कर लेना इसको, शक वंश आया, जो पश्चिम क्षत्रप वंश के नाम से जाना जाता है। इन शक वंशों को किस नाम से जाना गया है बाद में, पश्चिम क्षत्रपों के नाम से जाना गया। अंडरलाइन कर लो इसको। शकों को ही क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जा रहा है। क्षत्रप का मतलब होता है युद्ध में पारंगत। सातवाहन वंश के 13वें शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें। कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने उज्जैन मैंने आपको बताया है, उज्जैन कहाँ पर है, उज्जैन है एमपी में। और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से क्या किया, विवाह किया। और रुद्रदामन का जूना अभिलेख पढ़ेंगे हम बाद में। रुद्रदामन ने अपने यह समस्त भूभाग उनसे छीन लिए, जिसे अपने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। यहाँ तक इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, जिसे अपने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री शातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिसमें से कुछ पर तो जलपोत क्या होते हैं, नाव, जहाज। जलपोत क्या होते हैं, यहाँ पर जहाज होते हैं, जहाज़ों के चित्र अंकित करवाए। इससे तो जो जलपोतों का मुद्रांकन करवाया, उससे ये प्रतीत होता है कि जो ये राजा था उसका जो क्षेत्र फैला हुआ था वो कहाँ तक फैला हुआ था, वो समुद्र तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था, समुद्र तक फैला हुआ था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन लोगों ने किस धर्म को राजधर्म माना है अपना, इन्होंने अपने राज्य में जो धर्म लागू किया था वो धर्म था राजधर्म हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया था इन्होंने। ठीक है। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठापित किया था। वर्णाश्रम मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं, तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते हुए इन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपराष्ट्रों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। अब इसका तात्पर्य ये है कि
जो बौद्ध धर्म के अनुयायी, भाई हिंदू धर्म को राजधर्म माना, लेकिन जो अन्य धर्म के जो व्यक्ति आया करते थे या भिक्षुक आया करते थे, उनको भी अपने राज्य में क्या करते थे, वो आश्रय दिया करते थे। तो उनके आश्रय के लिए इन्होंने क्या बनवाया, उनके लिए बनवाए इन्होंने चैत्य, बौद्ध विहार, जैन विहार, इनका सबका क्या करवाया, इन्होंने निर्माण कराया और इनकी ठहरने की इनकी क्या करी, व्यवस्था करी। और इनको धर्म यात्राएं करने के लिए कुछ अनुदान भी दिया। अनुदान का मतलब होता है दान वगैरह देना, अनुदान दिए। और उनके शासन काल में वाणिज्य व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों की विशेष प्रोत्साहन मिला। चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई। ये अंडरलाइन कर लेना, इसको बोलते हैं अग्रहार। इस जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते थे कि आप यहाँ पर रह सकते हैं और अपने लिए मंदिर बनवा सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हो, आप मंदिर की स्थापना कर सकते हो। तो ऐसी ज़मीन जो दान दी जा रही थी उसको क्या कहा जा रहा था, अग्रहार। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अग्रहार से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य मैं आपको बता चुकी हूँ, चैत्य रहने के लिए जो धर्मशालाएं होती हैं। चैत्य किसको कहा गया है, चैत्य जो कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए बनाई जाती थी। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए क्या बनाई जाती थी, चैत्य बनाए जाते थे, विहार बनाए जाते थे। ये बिहार नहीं है, विहार है, विहार बनाए जाते थे। और ये कैसे होते थे, ये चट्टानों में गुफाओं के अंदर बनाए जाते थे, ज़मीन पे बनाए जाते थे। और ये एक तरह से क्या कहलाती थी, धर्मशालाएं कहलाती थी। क्या कहलाती थी ये, धर्मशालाएं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु आकर के या जैन धर्म के भिक्षु आकर के आराम से क्या कर सकते थे, रह सकते थे। तो सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी ढक्कन महाराष्ट्र में चैत्य एवं विहार बनवाए, जिनमें कारले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। ये अंडरलाइन कर लेना। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कारले का जो चैत्य है वो किस राजाओं के द्वारा बनवाया गया है या कौन से राजाओं के साम्राज्य के समय बनाया गया है। तो आपको बताना है सातवाहन के शासकों के द्वारा कारले का चैत्य बनाया गया था। और इस चैत्य को किसके लिए रखा गया था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए रखा गया था। किसके लिए रखा गया था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और इस चैत्य की क्या विशेषता है कि ये 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस चैत्य में वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। वास्तुकला का मतलब है कि बनाने का जो तरीका होता है कि पिलर्स खड़े कर दिए चट्टानों को काट करके और उनके अंदर से फिनिशिंग करके और फिर उनमें सुंदर सुंदर फूल पत्तियों का निर्माण कर दिए, मतलब उसकी उकेर दिया। तो इसकी किसके लिए फेमस ज़्यादा था, ये वास्तुकला के लिए फेमस था। तो ये हमारा हो गया सातवाहन के बारे में। आपका ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस इतना ही इसमें बताना है। बस इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट करवा दी है। एक तो मैंने कारले का करवा दिया है और एक मैंने बता दिया कि सातवाहन को नींव रखने वाला कौन सा शासक था। आपको मैंने ये भी बता दिया है कि यहाँ पर जो अग्रहार होता था, अग्रहार मैंने ये रहा अग्रहार बताया था कि अग्रहार क्या होता है। ये अग्रहार भी इनको पॉइंट बना करके इसमें आंसर लिख लेना। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुप्त साम्राज्य। ये गुप्त साम्राज्य बहुत फेमस हुआ था। इस समय को भारत का स्वर्णिम काल कहा गया है स्थापत्य कला में, क्योंकि पहली बार मंदिरों का अगर कहीं निर्माण हो रहा है बड़े स्तर पे, तो वह कौन से काल में हो रहा है, वो गुप्त काल में हो रहा है। और इस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है, ठीक है। और तो अभी इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि उत्तर भारत में कुषाण हमारे ये ध्यान रखना मध्य एशिया से आने वाले आक्रामक थे। और ये आए कहाँ से थे, ये चीन के प्रांत से आए थे। कहाँ से आए थे, चीन के प्रांत से आए थे। और ये जो कुषाण थे इन्होंने हमारे भारत के जो
राजा थे उन पे हमला किया और ये जीत गए थे और यहाँ पर आकर के अपना क्या किया था, साम्राज्य का स्थापना की थी। तो उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईसा के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडक के शासन में चला गया। 250 ईसा तक शासन करते रहे। इसके बाद 275 ईसा में गुप्त वंश की क्या की गई, स्थापना की गई। इस वंश का जो संस्थापक था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली लाइन, कि जो गुप्त वंश का संस्थापक था, जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। और समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र बोला है। अंडरलाइन कर लेना इसको भी। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। और श्रीगुप्त के बाद उनके जो पुत्र हुए घटोत्कच, वो गुप्त शासक में राजा बने। इनकी उपाधि इन्होंने कौन सी धारण की थी, महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने, महाराज की। एक मिनट, महाराज की उपाधि धारण की थी इन्होंने। जैसे मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो शक आए थे हमारे, जो शक थे हमारे यहाँ पर, और जो कुषाण थे, तो शकों के सामंत कहलाते थे कुषाण। सामंत होते हैं एक तरह से मंत्री। ये राजा नहीं थे कुषाण, इन्होंने मध्य एशिया से, चीन के प्रांत से आए थे और भारत पे आक्रमण किया था और शकों पर विजय प्राप्त करी थी। और उसके बाद में उन लोगों, शक शासकों को मार करके गुप्त साम्राज्य की क्या करी थी, इन्होंने स्थापना करी थी। तो सबसे पहले जो इनका सामंत था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी। और इनका एक पुत्र था, एक राजा था समुद्रगुप्त, वो बहुत फेमस भी था, उसके बारे में आपको आगे बता दूंगी। उन्होंने अपने आप को, जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख, उसके अंदर अपने आप को श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया है। और श्रीगुप्त के बाद जो पुत्र हुए थे घटोत्कच, उन्होंने एक सामंत का जो पद था उसको त्याग करके कौन सी उपाधि धारण कर ली थी, महाराज की उपाधि धारण कर ली थी। और रियल राजा के रूप में जो आए थे वो आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये ध्यान रखना, एक उस जिस क्षेत्र को कुषाणों ने, शकों ने इनको दिया था एक शासन को संभालने के लिए, उस पर अपने आप को शासक घोषित किया था प्रथम बार किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। घटोत्कच के बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना। इसने महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच तो महाराज की उपाधि धारण कर रहा है और इसने पूरी तरह से उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इसने कौन सी उपाधि धारण करी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। उसने लिच्छवी राजवंश कुमार देवी से विवाह किया। अब ये लिच्छवी राजवंश जो था, ये मगध के पास में एक लिच्छवी राज्य है, जनपद ही कह सकते हैं इसको। उस पर उनकी एक पुत्री थी कुमार देवी, उनसे विवाह किया। और एक सामंत परिवार से होकर के कोई राजा की बेटी से विवाह करे, ये उस समय की बहुत बड़ी बात थी। इसलिए लिच्छवी राजवंश के पुत्री से विवाह करने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम और फेमस हो गए। और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत भी चलाया था जिसको हम कहते हैं गुप्त संवत। क्या कहते हैं उसको, गुप्त संवत। या अंडरलाइन कर लेना इन सब बातों को, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ये आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है कि गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने गुप्त संवत चलाया था और ये बहुत गुप्त वंश के गुप्त संवत के नाम से क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक था जिसने बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, अपने साम्राज्य विस्तार को भी बढ़ाया था। चंद्रगुप्त की तरह था ये, चंद्रगुप्त नहीं, अशोक की तरह था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदेश दिग्विजय और जो आदर्श एक दिग्विजय और एकीकरण करके साम्राज्य पे क्या करता था, अपना विस्तार करता था। यानी ये लड़ाई तब करता था कि हम पूरे राज्य को क्या कर ले, एकजुट कर ले, हम टुकड़ों में ना बटे। और पूरे जो टुकड़े में बटे हुए थे अलग अलग राज्य, उन सब राज्यों को इसने क्या करने की कोशिश करी, एक करने की कोशिश करी। और कौन सी नीति अपनाई इसने, एकीकरण की नीति अपनाई। और दूसरा जो तरीका अपनाया वो क्या था इसका, दिग्विजय। यानी अगर मान जाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर उनसे क्या किया जाएगा, बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा। तो दो तरीके अपनाए इन्होंने। कौन कौन से, दिग्विजय और एकीकरण। वह साम्राज्य में विश्वास रखता था। होल्ड करो।
उसके दरबार में हरिशेन नामक एक लेखक था। उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति कह सकते हैं, उसमें किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 समूहों में बांटा गया है। अब 5 समूह कौन कौन से थे? गंगा यमुना के 2 आब क्षेत्र, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र, आठविक राज्य, पूर्वी ढक्कन व दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। ये सारे राज्यों को इसे कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। और इनको इन पे अधिकार करके अपने उसमें क्या कर लिया? इसको साम्राज्य में मिला लिया। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नौसेना मैं आपको बता चुकी हूँ, समुद्री सेना। नौसेना का मतलब क्या है? समुद्री सेना। नौसेना थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर रखे थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए। उसके सिक्कों पर अश्वमेघ यज्ञ के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। यानी अश्वमेघ यज्ञ होता है, मैं आपको बताऊंगी कि अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है कि एक राजा अपने राज्य से एक घोड़ा छोड़ता था, घोड़ा, और उस घोड़े पर एक कपड़ा लगा दिया जाता था जिस पे लिखा होता था, जैसे मान लीजिए समुद्रगुप्त ने घोड़ा छोड़ा है तो समुद्रगुप्त राजा के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया जा रहा है। और फिर उस घोड़े को राज्य से छोड़ दिया जाता था। उसके साथ में एक घोड़े को संभालने वाला व्यक्ति होता था। जहाँ जहाँ तक वो घोड़ा चलता था और कोई भी राजा उसको नहीं रोकता था, तो उसका सीधा सीधा एक ही मतलब होता था कि वो जो जिस राज्य से गुजर रहा है घोड़ा, और कोई शासक उस क्षेत्र का कोई शासक उसको नहीं रोक रहा है, तो इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त को वो अपना राजा मान रहा है या उसके अधीन हो रहा है। तो ऐसा चलता रहता था। और कोई राजा इस घोड़े को रोक लेता था तो उसकी सूचना, घोड़े को जो लेके जा रहा था व्यक्ति, वो सूचना पहुंचाता राजा के पास में कि ये राज्य के राजा ने इस जगह पे हमारे घोड़े को रोक लिया है। फिर उससे समुद्रगुप्त क्या करने आता था? युद्ध करने आता था। ये समुद्रगुप्त ने हर राजा अश्वमेघ यज्ञ में यही करता था और युद्ध लड़ा जाता था। और जब युद्ध लड़ लिया जाता था और अगर जिसने घोड़ा छोड़ा है राजा ने और वो राजा जीत जाता था, तो उस अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की बलि लगा दी जाती थी। क्या लगा दी जाती थी? बलि। और इसीलिए उस यज्ञ का जो नाम रखा गया था, उस यज्ञ का नाम था अश्वमेघ यज्ञ। ये बहुत फेमस था। हमारे अंतिम जो राजा थे, दशरथ वगैरह थे, और दशरथ के राजा जो पुत्र थे कुश वगैरह, कुश और लव ने भी अपने पिता के द्वारा छोड़े गए अश्व को रोक लिया था और ये कहा था कि हमसे युद्ध लड़ेंगे आपके राजा। तब पता लगा था कि रामचंद्र जी को कि मेरे 2 पुत्र भी हैं, नहीं तो उन्हें कभी पता भी नहीं लगता भविष्य में कि मेरे कोई पुत्र भी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाए और अपने जो सिक्के होते थे उस पर अश्वमेघ यानी घोड़े के क्या बनवाया करता था? वो चित्र बनवाया करता था, यज्ञों के चित्र। अच्छा, समुद्रगुप्त की खास बात ये थी कि इसको संगीत में बड़ा इंटरेस्ट था। इसको खुद को वीणा बजाना बहुत, वीणा समझते हो? वीणा होती है, वीणा बजाने का बड़ा शौक था। तो इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र का भी क्या करवाया था? अंकन करवाया था। तो यह ललित कलाएँ किसको कहते हैं? ललित कलाएँ संगीत कला को कहते हैं, नृत्य कला को कहते हैं, साहित्य को जो होती किताबें जो लिखी जाती हैं उसको ललित कला कहते हैं। में निपुण था। इसने किस पद को धारण किया था? समुद्रगुप्त ने कविराज, जो कि खुद भी तो कविताएं लिखता था, खुद भी तो गीत गाया करता था, म्यूज़िक यानी वीणा बजाया करता, बस संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर तो उसकी आकृति में वीणा बजाते हुए उसको बताया गया है, ये मैं आपको बता ही रही हूँ। यह विष्णु का बहुत बड़ा क्या था? भक्त था। लेकिन दूसरों धर्मों की भी क्या करता था? ये आदर करता था। यानी इस राजा को कैसा व्यक्ति बोला जाएगा? सहिष्णु। क्या बोला जाएगा इसको? सहिष्णु। यानी खुद के धर्म को तो मानता ही है, खुद के धर्म का तो सम्मान कर ही रहा है, लेकिन दूसरे के धर्मों का भी यहाँ पर ये क्या कर रहा है? सम्मान कर रहा है। इसीलिए समुद्रगुप्त को किससे कंपेयर किया गया था? अशोक से।
किससे कंपेयर किया था? अशोक से, क्योंकि इसने कुछ नीतियाँ जो अशोक की थी उसी नीतियों को आगे बढ़ाया था अपने राज्य में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे समुद्रगुप्त। अब हम आगे बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ एक बार। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी था। उसने अपने साम्राज्य को विवाह, संबंध और विजयों द्वारा बढ़ाया था। यानी जिस भी राज्य को जीतता था उस राज्य के जो शासक थे उनकी पुत्रियों से उनका विवाह कर दिया जाता था और उनसे वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर लिया जाता था। और जो राज्य में विवाह नहीं होता था उनसे अपना युद्ध करता था और उनसे युद्धों में विजय प्राप्त कर लेता था। ऐसा कौन कर रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय कर रहा था। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि उसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया था। और वाकाटक कहाँ के थे? वाकाटक हमारे महाराष्ट्र के क्षेत्र वाले जो जगह थी उसके थे। रुद्रसेन से किया था, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासन बनी। अब पहले क्या था, उसका पुत्र छोटा था तो उसने क्या बिठा तो गद्दी पर उसको दिया, लेकिन पूरा शासन का जो कार्यभार था वो किसने संभाल लिया था? यहाँ पर प्रभावती ने संभाल लिया था और खुद उसकी क्या बन गई थी? वास्तविक शासक बन गई थी। और इस प्रभावती का जूनागढ़ अभिलेख में भी कुछ उल्लेख मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मणों को भूमि दान करने में सर्वाधिक जो योगदान रहा वो किसका रहा? प्रभावती का रहा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि किस शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो दूसरी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। और अभी वर्तमान में ये मैं बार बार बता रही हूँ, ये एमपी में है उज्जैन। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और शकों को हराने के बाद जो उसने उपाधि धारण करी थी वो उपाधि कौन सी थी? विक्रमादित्य। आपने कई बार अगर कहानी सुनी हो तो विक्रम बेताल कि कार्टूनिस्ट कहानियाँ भी आती हैं और स्टोरीज़ भी आती हैं। तो विक्रम बेताल वो यही है। बेताल इसका मंत्री हुआ करता था। जैसे आपने अगर जोड़ा सुना हो अकबर और जैसे इतिहास में फेमस है अकबर और बीरबल, उसी प्रकार इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य और बेताल बहुत फेमस है। किस नाम से? विक्रम बेताल के नाम से। तो ये दोनों लाइनों को ध्यान रखना, इस बात को आप अंडरलाइन जरूर कर लेना और इसको लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी। अब आएंगे हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त शासक बना। कुमार गुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कुमार गुप्त जो समुद्रगुप्त का बेटा था उसने बिहार के अंदर जो सेकंड विश्वविद्यालय बनवाया था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय था। और उसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? उसके राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसने पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना किया था। जनरल ये पुष्यमित्र दूसरे हैं यहाँ पे, ठीक है, पुष्यमित्र का क्या। अब आएंगे स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने चंद्रगुप्त के द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। क्योंकि बच्चों ऐसा है जो हमारा आधा भारत है यानी उत्तर भारत में आधे क्षेत्र में तो बाढ़ आती है और आधे क्षेत्र में क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। तो जो महाराष्ट्र था और अपना गुजरात था, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक अकाल पड़ता था। राजस्थान भी है उसमें, हरियाणा राजस्थान वगैरह क्षेत्र भी हैं, तो अकाल पड़ा करता था। तो चंद्रगुप्त ने भी उस वक्त जब खुद के शासन काल में अकाल पड़ा था तो एक झील का निर्माण कराया था, उसका नाम था सुदर्शन झील। लेकिन जब ये टूट फूट गई इसके काल के बाद में, किसी ने ध्यान नहीं दिया चंद्रगुप्त के बाद में, तो इसका जीर्णोद्धार का मतलब होता है इसको दोबारा से बनवाने का काम। तो दोबारा से बनवाने का काम जिसने करा था वो कौन था? यहाँ पर स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो था वो कौन से शासक था? कहाँ का, मतलब किस वंश का शासक था? तो वो गुप्त वंश का शासक था। तो आप ये अंडरलाइन कर लो कि स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख में
बताया जाता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी दोबारा उसको बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख भी है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। हूण भी एक चीन से आने वाली एक जनजाति थी जिन्होंने भी भारत पे क्या किया था, आक्रमण किया था, और उसके आक्रमणों का सामने करने वाला व्यक्ति कौन था, स्कंदगुप्त था। तो इन हूणों से जूझने के बाद इसको मलेच्छ को मारने वाला व्यक्ति बोला था, तो इसको मलेच्छ के रूप में कुख्यात हूणों से जूझने का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंत में हूणों को पराजित भी कर दिया था। ये हमारा हो गया गुप्त काल के शासक। अब कल मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊँगी और टॉपिक पढ़ाऊँगी वो टॉपिक होगा हमारा गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, कि गुप्त वंश में क्या क्या ऐसी कार्य हुए जो आज हमारे इतिहास में इस काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, थैंक यू। आपको जो मैंने अंडरलाइन करवाया है उसे आप कॉपी में उतार लीजिएगा। इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दूँगी। पहले आप वीडियो को अच्छी तरह समझें और लिंक पर जाकर ही इस वीडियो को समझें, क्योंकि आपको उसमें क्लियरिटी आ जाएगी। और अगर आपके वीडियो क्लियर ना हो तो आपकी पिक्चर क्वालिटी को 480 पे कर लीजिएगा, उससे आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।